हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि ये कहा गया कि जब आप एक सर्किट में रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं तो पावर कितनी ट्रांसफ़र होगी, जो भी होगी वो मैक्सिमम कब होगी, वो जो पावर है। तो देखिए वो हम समझते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक सर्किट है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ये हमारे पास सेल का ईएमएफ ई दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर और इसका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इसके अक्रॉस है वी। ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको पता है आई का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ईएमएफ बाय में टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ आपकी ई और टोटल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, भाई एक्सटर्नल प्लस में इंटरनल। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वेयर आर। तो आई स्क्वेयर आर की अगर बात करें तो ये आई इसका स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया, और इनटू में आर। अब इसे आप खोल दीजिए, तो खोलते हैं तो ई स्क्वेयर अपॉन में आर प्लस आर पूरे का होल स्क्वेयर और इनटू में कैपिटल आर। अब आर प्लस आर का जो होल स्क्वेयर है इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं, बेटा देखना, अगर आप इसे खोलो तो आपको मिलेगा आर का स्क्वेयर प्लस में स्मॉल आर का स्क्वेयर प्लस में टू कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपको मिलेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम टू आर आर को ऐड कर देते हैं और टू आर आर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो प्लस का एक और टू आर इन टू आर कर ये लिख दो, और माइनस का टू आर ऐसे लिख दीजिए। भाई ये दोनों जुड़ के तो हो जाएगा फोर आर आर। भाई दो एक जैसी चीज़ है तो उसका डबल हो जाएगा ना, तो दो का डबल करोगे तो चार हो जाएगा, तो फोर आर आर। और इसको इकट्ठा लिख लो, जो ये फॉर्मूला बच गया ना, ये वाला, ये वाली क्वांटिटी, ये माइनस का था, इसको एक साथ। तो देखिए ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर माइनस का टू ए बी, तो क्या फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो यही यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। तो आर माइनस आर यानी आर ए है और स्मॉल आर बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वेयर ऐसे हम लिख सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें एक ऐसी फॉर्म मिल गई जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें पावर मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम चाहिए तो जो डिनोमिनेटर है वो मिनिमम होना चाहिए। तो वो मिनिमम कब हो सकता है, तो वो मिनिमम हो सकता है जब आपका, देखो ये वाली क्वांटिटी, देखो ये तो कभी भी जीरो हो नहीं सकती। क्यों जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आम प्रैक्टिकल लाइफ में आइडियल बैटरी नहीं होती। आइडियल बैटरी यानी जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, ऐसा नहीं होता। तो आर की भी कुछ वैल्यू होगी स्मॉल की, और कैपिटल आर की भी कुछ वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगी। लेकिन ये वैल्यू देखो, ये एक ऐसी फॉर्म मिल गई, हाँ, कि ये एक कंडीशन ऐसी है जिसमें इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है। कब, जब कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल हो जाए। तो जिस समय ये कंडीशन होगी तो ये वाली वैल्यू तो खत्म हो जाएगी, केवल हमारे पास ये बचेगा ये। तो इस वैल्यू को खत्म करते हैं, कम से कम करते हैं, हम कम से कम करेंगे नीचे वाली डिनोमिनेटर को, तो पावर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो, जिस समय इक्वल हो उस समय आपकी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम होगी और आपकी पावर मैक्सिमम हो जाएगी। तो आउटपुट पावर आपको डिवाइस के अक्रॉस मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, जब परफेक्टली मैचिंग होगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स और लोड रेजिस्टेंस दोनों सेम हो जाए उस समय आपको मैक्सिमम पावर मिलती है, और ये आपकी मैक्सिमम पावर थ्योरम है। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स इज, तो जो सोर्स है उसकी जो मैक्सिमम पावर की आउटपुट होगी वो क्या होगी, तो पी मैक्स इज इक्वल टू फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो आपको जो फॉर्मूला मिला हुआ है, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ई स्क्वेयर कैपिटल आर अपॉन में आर प्लस आर का होल स्क्वेयर। ठीक है ना। तो स्मॉल आर कैपिटल आर की जगह आप क्या लिखोगे, स्मॉल आर, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर। तो ई स्क्वेयर स्मॉल आर अपॉन में स्मॉल आर प्लस आर का होल स्क्वेयर, तो ये फोर आर आ जाएगा बटे में, और जो आर फोर आर का स्क्वेयर आएगा, और एक आर से एक आर ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई स्क्वेयर अपॉन फोर आर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है। अब अगर ये केस होगी बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया जाए, एक तरह से उसको हटा दिया जाए सर्किट से, तो आपको क्या मिलेगा आंसर, तो भी आप देख सकते हैं आंसर आपको क्या मिलेगा। तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, तो कैपिटल आर की वैल्यू जीरो, तो ये भी जीरो हो गया, यहाँ पे वैल्यू जीरो। ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू भी जीरो हो गई। ठीक है, तो आप यहीं पे भी देख सकते हैं ई स्क्वायर इंटू आर, तो कैपिटल आर की वैल्यू जीरो हो गई तो पावर ही जीरो हो गई, तो आपको कोई पावर नहीं मिलेगी एक्सटर्नली। बारी तौर पे आपको सिंपली क्या होगा, जो आपकी बैटरी है, जो भी पावर आपको मिल रही है डिलीवर हो रही है,
वो एक तरह से पूरी की पूरी पावर डिसिपेट हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी हीट की फॉर्म में बैटरी के अंदर ही। यानी बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वही सारी पावर को कंज्यूम कर लेगा और बैटरी को गर्म करने में यूज हो जाएगी। तो पावर डिसिपेशन बैटरी के अंदर कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो बैटरी में करंट दौड़ेगा उस समय आई, तो आई स्क्वायर इंटू बैटरी का स्मॉल रेजिस्टेंस आर, तो ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, और ई अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन आर होगा। ई एम एफ अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो है नहीं, इंटरनल ही है, तो ये आपको आंसर मिलेगा। तो इतनी हीट एनर्जी मिलेगी, बैटरी गर्म हो जाएगी। तो ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि हाँ बैटरी गर्म हो जाएगी जब भी कभी आप ऐसा करोगे। यानी कहने का मतलब है कि बैटरी लो, सेल लो और उसको एक कॉपर की वायर से सीधा जोड़ दो, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो आप देखोगे बैटरी को टच करोगे तो वो गर्म हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो वहाँ पे सारी पावर डिसिपेट होने लग रही है। अब इसमें देखिए जब समय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा ना, उसमें जो बैटरी की एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी 50% रह जाती है। ठीक है ना, तो जिस समय डिलीवरिंग पावर मैक्सिमम हो उस समय बैटरी की एफिशिएंसी 50% होती है। ये कैसे, तो देखिए इनपुट पावर है ईएमएफ इनटू में जो करंट, ईएमएफ है ई और इनटू आई। आउटपुट पावर क्या होगी, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको मिल रही है, रेजिस्टेंस जो पावर कंज्यूम कर रहा है एक तरह से। रेजिस्टेंस कितनी कंज्यूम करेगा, जो उसको उसका वोल्टेज मिलेगा, उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको मिलेगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसको मिल रहा है वी, और करंट उसमें भी आई है। और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है टर्मिनल का, कैपिटल ई। ठीक है, तो उसका कैपिटल इंटू आई। तो इनपुट वो पावर अगर हम देखें कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकली क्या होनी चाहिए इनपुट पावर, भाई जो बैटरी की ईएमएफ है या वोल्ट पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है मैक्सिमम, वो उसका ई और जितना करंट, तो ई आई वी आई ये दो चीज़ आपको मिलेगी। और अब इसको आप सोल्व कीजिए, ई टाइज इक्वल टू आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, वी आई अपॉन ई आई, आई से आई कटिए वी बाई ई। वी को लिख सकते हैं आई इंटू कैपिटल आर, ई को लिख सकते हैं आई इंटू आर प्लस आर। ठीक है, आई से आई कैंसिल आउट, आर अपॉन में आर प्लस आर। तो ये फॉर्मूला आपको मिला था, पीछे भी मिला था। तो अब आपको पता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बराबर है, तो चाहो तो आप स्मॉल आर को भी क्या लिख सकते हो, कैपिटल आर। तो आर अपॉन में कैपिटल, ये आर अपॉन में टू इंटू कैपिटल आर आ गया एक तरह से, या टू इंटू स्मॉल आर भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसको स्मॉल आर लिखोगे तो इसको भी स्मॉल लिखना पड़ेगा, इसको कैपिटल लिखोगे तो एक बार ही आपको चेंज करना पड़ेगा बस। तो ये लिख लेते हैं हम, तो ये लिख के देखते हैं तो क्या मिलता है। देखिए आर और आर की वैल्यू बराबर करने पे तो ये आंसर आपको मिलेगा, और यहाँ से 50% आपका आंसर आएगा। तो यानी एफिशिएंसी कम हो गई है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। तो एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, ये वैसे तो मैं करवा ही चुका हूँ लेकिन फिर भी आप ध्यान दे लीजिए, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर इसका फॉर्मूला होता है। किसी मोटर की बात करेंगे तो आउटपुट मैकेनिकल पावर, क्योंकि मोटर तो काम करेगी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिक एनर्जी को, वाई में इनपुट इलेक्ट्रिक पावर, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से उसकी भी एफिशिएंसी। इनपुट इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, आउटपुट मैकेनिकल पावर जो आपको मिल रही है प्लस में जो हीट के फॉर्म में पावर लॉस्ट हो रही है, वो होगी आपकी इनपुट इलेक्ट्रिक पावर। तो ये सारी की सारी बातें आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो वैसे ये है नहीं आपके सिलेबस में, जो सिलेबस की चीज़ थी वो मैंने आपको करवा दी है। अब आगे देखिए आप, तो यहाँ मैं टाइम को ख़राब नहीं करता, अब आगे बढ़ता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की क्या क्या एप्लीकेशंस है, तो आप देखिए हाउस होल्ड हीटिंग अप्लाइंसेस। भाई हीटिंग इफेक्ट की एक एप्लीकेशन तो क्या है, जो हम घरों में कोई भी गर्म होने वाली चीज़ यूज़ करते हैं बिजली से, वो सारी की सारी हीटिंग इफेक्ट का ही एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल आप एक केटल यूज़ करते हो चाय बनाने के लिए गर्म, ठीक है, जो कि बिजली से चलती है, गर्म होती है, आप हीटर यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, हाउस होल्ड अप्लाइंसेज है, और ये हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ही, आप प्रेस यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हो, गीज़र यूज़ करते हो, ओवन यूज़ करते हो। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी एप्लीकेशंस है हीटिंग इफेक्ट की ही। तो जो नाइक्रोम एलिमेंट यूज़ होता है हीटिंग एलिमेंट के तौर पे, ठीक है, जितने भी ये हमारे अप्लाइंसेज है जो गर्म करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को हीट में बदलते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। जो भी मटेरियल आप यूज़ करोगे, रेजिस्टिविटी लार्ज होनी चाहिए ताकि वो जल्दी से गर्म हो जाए। मेल्टिंग पॉइंट हाई इसलिए कि गर्म होकर पिघल ही जाएगा तो फ़ायदा क्या, बार बार उस चीज़ को चेंज करते हो यूज़ ही नहीं हो पाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। टेंसाइल मजबूत होना चाहिए,
खींच के उसकी तार बनाई जा सके, ठीक है। और ऐसा होना चाहिए कि जल्दी से ऑक्सीडाइज ना हो, क्योंकि अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया तो उसका एक तरह से कंबस्टन हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच जाएगा, इतना पहुंच जाएगा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा और वो मेल्ट हो जाएगा। तो ऐसा भी होना चाहिए कि वो ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज ना हो। ये खासियत है हमारे जो ये हीटिंग अप्लाइंसेज आप बनाते हो, उनको बनाते समय जो एलिमेंट आप यूज़ करोगे उस एलिमेंट में होनी चाहिए। तो नाइक्रोम एलिमेंट में सारी खासियतें होती है। अब इनकैंडिसेंट बल्ब वो भी हीटिंग इफेक्ट का ही प्रयोग करता है। उसके अंदर आपका टंगस्टन का फिलामेंट होता है, वो गर्म हो जाता है, गर्म होके इतना गर्म हो जाता है कि वो ग्लो करने लग जाता है, ठीक है। तो जो इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें हमारी जो गैस यूज की जाती है वो नोबल गैसेज, इनर्ट गैस, इनएक्टिव गैसेज यूज की जाती है, नाइट्रोजन एंड आर्गोन, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो सके हमारा जो फिलामेंट है उसका। तो फिलामेंट की हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसमें भी ये खासियत रहेगी। मेल्टिंग पॉइंट इसका 3380 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, ठीक है। तो जब भी इसमें करंट पास होगा तो ये गर्म होगा, हाई टेम्परेचर पे लाइट एमिट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें जो पावर कंज्यूम होती है दो हिस्सों में कंज्यूम होती है, कुछ हीट में और कुछ, ज़्यादातर तो हीट में होती है और कुछ पार्ट उसका क्या बन जाता है, लाइट, ठीक है। तो ए बल्ब गिव्स नियरली 1 कैंडिला ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द कंजप्शन ऑफ एवरी वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। 1 वाट इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करने पर आपका जो बल्ब है वो लगभग 1 कैंडिला लाइट एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज समझिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होते हैं वो भी हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं। अब ये जो होते हैं इनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इन्हें फ्यूज होना होता है, ज़्यादा करंट आने पे फ्यूज यानी अपने आप को ख़त्म करना होता है। तो अपने आप को ख़त्म करना, अपने आप को पिंग लाना होता है, तो पिंग लाना होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा करंट आ गया तो मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए ताकि ये जल्दी पिघल जाए। तो रेजिस्टिविटी हाई होगी तो थोड़े ही करंट पे गर्म हो जाएंगे, ज़्यादा गर्म हो जाएंगे और अपने आप को पिघला देंगे और सर्किट को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर के तौर पे काम करते हैं, सर्किट को ब्रेक करने का काम करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो ये बनते हैं एलॉय ऑफ टीन 63% एंड लेड 37%। तो टीन और लेड दोनों को मिला के, ज़्यादा टीन की मात्रा है लेड की कम मात्रा है तो आपका एलॉय तैयार होता है, टीन लेड एलॉय, और इसे हम यूज़ करते हैं। तो ये करंट को सेफ्टी लिमिट से ऊपर नहीं जाने देता, अगर उससे ज़्यादा करंट जाता है तो पिघल जाता है ये और सर्किट को ब्रेक कर देता है और बाकी चीज़ें डैमेज होने से बच जाती है। आमतौर पे घरों में 220 वोल्ट आता है, जिसके कारण लगभग जो आपके करंट की वैल्यू है मैक्सिमम की हम बात करें तो 5 से 6 एम्पियर, 7 एम्पियर या 10 एम्पियर तक जाती है, बस इससे ज़्यादा नहीं जाती। तो आप जो फ्यूज़ यूज़ करेंगे वो भी जो भी एम्पियर आपके घर में करंट आ रहा है मैक्सिमम, उस मैक्सिमम करंट के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, आमतौर पे। बाकी मैक्सिमम नहीं, वैसे तो हमें करना तो चाहिए मिनिमम के तौर पे ही। मिनिमम के तौर पे क्यों, क्योंकि अगर करंट जो डिवाइस कम करंट लेती है अगर उसमें ज़्यादा चला गया तो उसे नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो लगभग जितना आपका ये आप निकाल लीजिए रेजिस्टेंस कितना है, तो जैसे कि इन्होंने 1000/220 किया है, ठीक है ना, 1 किलोवाट की कोई डिवाइस है और उस डिवाइस का हमने ये पावर इज इक्वल टू वी आई आपका फॉर्मूला है, तो आई इज इक्वल टू पी बाई क्या हो जाएगा, तो जितनी भी आपकी घर की टोटल पावर है उस पावर को आप डिवाइड कर दीजिए वोल्टेज से, आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो 4.54 एम्पियर आपको यहाँ पे क्या मिला है, ये करंट। तो लगभग आप 5 एम्पियर का, ठीक है ना, 5 एम्पियर का क्या यूज कर सकते हैं, फ्यूज यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आर्क ये कार्बन रोड का यूज किया जाता है इसमें, और उनके बीच में स्मॉल गैप छोड़ा जाता है और पॉइंटेड एंड होते हैं इन कार्बन रोड्स के, और लगभग 60 से 70 वोल्ट हम इसको अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे स्पार्किंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जो एयर है उसको आयनाइज कर देता है, गर्म होती है एयर तो वहाँ पे वो आवाज़ भी आती है। तो ये भी सारी की सारी एप्लीकेशन आपकी इसी की हीटिंग इफेक्ट की, ठीक है। आगे देखिए हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन। भाई आप देखते हो खेतों के ऊपर से जो लाइन जाती है हाई वोल्टेज की, वो हाई वोल्टेज क्यों होती है, पावर ट्रांसमिशन की जो लाइनें हैं उनमें ज़्यादा वोल्टेज क्यों रखी जाती है, लगभग लाख तक भी वोल्टेज होती है, हज़ारों में तो होती है, 50,000 वोल्ट, 1 लाख वोल्ट, 2 लाख वोल्ट, ऐसे इतनी हाई वोल्टेज की वोल्टेज क्यों देकर करंट को या पावर को क्यों ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो देखो पावर का फॉर्मूला V/I। अब पावर जो वेस्ट होगी ट्रांसमिशन में उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, जितना उन वायर के अंदर करंट है आई और जितना ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस है। तो आपने जो पावर दी, ठीक है ना, जो डिलीवर आप कर रहे, देखो हम पावर डिलीवर करना चाह रहे हैं V, और जो पूरी की पूरी वायर है उसका रेजिस्टेंस अगर आपका RT है ट्रांसमिशन केबल का, तो जो वोल्टेज अक्रॉस R है
वो तो यूज होती है V इंटू आई फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन आर टी की अगर हम बात करें, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस आर टी है, तो पावर उसके अकॉर्डिंग निकलेगी, उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, जितना करंट है आई स्क्वायर और इंटू में आर टी। तो ये फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा। और यहाँ पे फिर आप यहाँ से आई आप निकाल सकते हैं, पी बटे वी, तो पी बटे वी कर दीजिए, तो आई का स्क्वायर है तो पी स्क्वायर बटे वी स्क्वायर आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो वी आपका देखो जितना हाई होगा, जो वेस्ट पावर है, पावर वेस्टेड ये पीटी, ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर वेस्ट होगी वो उतनी कम होगी, इसलिए वोल्टेज को क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है। ठीक है, थैंक यू। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। कुछ नहीं समझ में आया तो व्हाट्सअप कॉल कीजिए।